आपको दिखाते हैं कि क्या संगीता जी आइए। रीजन वाइज क्या स्थिति बन रही है, जिले वार क्या स्थिति बन रही है, बड़ी फाइट जो जहां थी वहां पर क्या हालात है। आइए जरा देखते हैं कि क्या स्थिति बन रही है मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में रीजन वाइज हम चलते हैं, और रीजन वाइज की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो रीजन है वहां की स्थिति, वहां की तस्वीर क्या बता रही है। ग्वालियर चंबल की तरफ रुख करते हैं, और ग्वालियर चंबल की तस्वीर कुछ ये कह रही है। देखिए, बीजेपी ग्वालियर चंबल बीजेपी के लिए काफ़ी अहम इलाका माना जाता रहा है, लेकिन वहाँ की तस्वीर कुछ ये बन रही है कि बीजेपी 8 पर और कांग्रेस 23 पर और अन्य के पास 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। पीछे चलते हैं, ये ग्वालियर चंबल की बात हो गई। इसके बाद ग्वालियर चंबल से आगे बढ़ते हुए अगले अगर बुंदेलखंड की बात कर लें, बुंदेलखंड में किसका कब्जा होता नजर आ रहा है, वहां की तस्वीर क्या बन रही है। तो यहाँ कुछ तस्वीर आधी आधी जैसी करीब बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 12 पर और बीजेपी 14 पर, 26 का पूरा रुझान आ चुका है। चलिए और आगे चलते हैं। इसके अलावा एक और रीजन की हम बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे विंध्य क्षेत्र की। विंध्य क्षेत्र में क्या तस्वीर बन रही है, ये देखिए विंध्य क्षेत्र की तस्वीर जरा हम आपको दिखा देते हैं। ये विंध्य क्षेत्र है। बीजेपी यहां पर बढ़त बनाए हुए 19 सीटों पर बीजेपी है, जबकि कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है, और इसके अलावा अन्य 3 सीटों पर यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। ये विंध्य क्षेत्र का इलाका है। पीछे चलते हैं एक बार फिर से और अगले रीजन की बात करते हैं। अगले रीजन में क्या तस्वीर उकर रही है। महाकौशल सबसे महत्वपूर्ण इलाका, क्योंकि यहां पर दोनों कांग्रेस या बीजेपी दोनों की बात की जाए तो यहीं से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, और इसलिए बहुत बड़ा फोकस यहां पर था। और महाकौशल की तस्वीर ये बता रही है कि बीजेपी 12, कांग्रेस 24 और अन्य 2। ये तस्वीर क्या कहती है, क्या संदेश देती है। टिकट वितरण से लेकर तमाम इस पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग जो रुझान सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं अभी तक। मध्य क्षेत्र की तरफ अब रुख कर लेते हैं। यहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए, देखिए मध्य क्षेत्र की बात करें तो 24 पर बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस 12 पर चल रही है, लेकिन इसके अलावा एक इलाका और बचता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसको कह सकते हैं वो है मालवा और निमाड़ का इलाका, जहां ये कहा जाता रहा है कि मालवा पर जिसने कब्जा कर लिया सरकार तो साहब उसी की बन गई। तो मालवा के ऊपर चलते हैं और मालवा तस्वीर क्या दिखा रहा है ये जरा देख लेते हैं। मालवा देखिए जरा, मालवा में बड़ा परिवर्तन यहां पर देखने को मिल रहा है। 29 पर बीजेपी आगे चल रही है तो 34 पर कांग्रेस आगे चल रही है, और यहां पर मालवा में ये देखिए ये 3 का आंकड़ा जो है ना, ये भी थोड़ा सा जरूर चिंतित जरूर करेगा, दोनों ही दलों को चिंतित करेगा ये 3 का आंकड़ा मालवा में। और ये तस्वीर फिलहाल बन रही है। और चलिए ललित के पास चलते हैं। ललित, आपको बताया हमने कि किस तरीके से रीजन वाइज क्या तस्वीर बन रही है। अब आप इस तस्वीर पर डिस्कशन भी कीजिए, चर्चा भी कीजिए कि आखिर ये क्या परिलक्षित कर रहा है। ललित। और पुनीत, बहुत सारी बातें हैं, और इस बार का जो जनादेश आएगा वो वाकई सरकारों के लिए, तमाम राजनीतिक दलों के लिए सोचने वाला होगा। बार बार मौका दिया जाता है, तब्दीलियों के लिए मौका दिया जाता है, सही फैसलों के लिए मौका दिया जाता है, लेकिन साम्राज्य विस्तार एक ऐसी बीमारी है कि वो लग जाए तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। संगीता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदा हैं और आपसे भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा था कि हमारे पास 3 चेहरे हैं, डॉक्टर मालू हैं, उषा ठाकुर हैं, आकाश विजयवर्गीय हैं। आकाश विजयवर्गीय के बारे में एक बात बता दूं, एक पत्रिका एक रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि आप 4 केंद्र की योजनाएं बता दीजिए, वो साहब 4 केंद्र की योजनाएं नहीं बता पाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि काबिलियत के पैमाने क्या सिर्फ विनेबिलिटी होते हैं? वही आपने भी किए थे, आपकी पार्टी ने किए थे। देखिए, चुनाव में और राजनीति में जब इलेक्टोरल प्रोसेस में जाता है तो जीत ही देखी जाती है जी, कि कौन जीतेगा, और जीतने वाले उम्मीदवार पर ही कोई राजनीतिक दल दांव लगाता है। जहाँ तक काबिलियत का सवाल है वो जनता तय करेगी उसकी काबिलियत के बारे में तो, लेकिन पार्टियाँ जीत का गणित लगाकर जीत किस उम्मीदवार की होगी, उसकी जीत की कितनी संभावना है, इसलिए उसको चुनाव मैदान में उतारती है। सार्वजनिक मंच पर एक जो प्रत्याशी हैं वो सार्वजनिक मंच पर अपनी नाराजगी जाहिर कर देती हैं, वीडियो वायरल हो जाता है, फिर वो कहती हैं कि नहीं साहब हमने कहाँ कहाँ बोला है वो तो हमें ध्यान नहीं है।
आपने भी उन्हें फटकार लगाई कि पदाधिकारियों को वहीं बोलना चाहिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हमारा राजनीतिक दल एक अनुशासन प्रिय विचारधारा वाला दल है, जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है और अपनी बात कहने के लिए फोरम है। तो अपनी बात को अपने फोरम पर कहना चाहिए बजाय सार्वजनिक रूप से कहने के। तो मैंने फटकार नहीं लगाई, मैंने तो ये हिदायत दी थी कि भाई आपको अब बात सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहिए, पार्टी फोरम पर कहना चाहिए। मैंने और कोई बात नहीं कही, यही कही कि पार्टी फोरम पर आपको अपनी बात कहना चाहिए। वहाँ मेरी भी सुनी गई, आपकी भी सुनी जाएगी, बात आपकी सुनी जाएगी। और रमन सिंह साहब के 6 मंत्री भी पीछे चल रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, वो भी बहुत देर से पीछे पीछे लिखा आ रहा है, अभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। प्रवीण जी, नरोत्तम मिश्रा साहब, उनकी तो शख्सियत ही पूरा अपने आप में एक चुनाव बोलते रहती है, वो भी लगातार पीछे चल रहे हैं। दरअसल केवल नरोत्तम मिश्रा नहीं, अगर आप देखो हमारे पास जो लिस्ट है उसमें नरोत्तम मिश्रा भी पीछे चल रहे हैं, जो इनके रुस्तम सिंह है वो पीछे चल रहे हैं, जयंत मलैया पीछे चल रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सरकार का पूरा वित्त का संधारण करते हैं, वो पीछे चल रहे हैं। तो जो बात मालू साहब कह रहे थे और जो मुझे लगता भी है कि जो शिवराज जी की जो बड़ी गलती थी वो शायद यही थी, मजबूरी रही होगी उनकी, फ्री हैंड दिया जरूर गया था, लेकिन बहुत लोगों के टिकट वो उस वक्त नहीं काट पाए जिनका वो भी जानते थे कि ये शायद इनके लिए मुश्किल हो। हालांकि नरोत्तम मिश्रा उस श्रेणी में नहीं है, मुझे हैरत होगी यदि मैं उनको हारते हुए देखूंगा तो। अभी तक तो लगातार वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन उन्हें हारते हुए देख के हैरत होगी। लेकिन बहुत सारे नाम पहले से तय थे कि ये हारेंगे। ओम प्रकाश ध्रुवे हम दिखा रहे हैं पीछे चल रहे हैं, वो हारने वाली लिस्ट में थे, जाने क्यों दिया टिकट, ऐसे करके शिवराज ने बहुत सारे ऐसे टिकट बांटे बाद के जो टिकट थे। दूसरा जो आप बात कर रहे थे कि क्या केवल जीतना ही एक योग्यता या एक पैमाना होना चाहिए, तो ये सवाल केवल मालू जी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये कांग्रेस के लिए भी है। शिवराज के साले आए, इन्होंने हाथों हाथ लिया और तत्काल टिकट दे दिया। सरताज सिंह आए, इन्होंने हाथों हाथ लिया और टिकट दे दिया। तो ये सबने ये तय किया था कि भाई राजनीति जो व्यक्ति कर रहा है वो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट बनाने के लिए और इसी वक्त के लिए कर रहा है। उस बात को मैं जरूर आपकी बहुत सराहूंगा जो आपने कहा कि सरकार सम्मानजनक तरीके से बननी चाहिए। ये जो दिख रहे हैं नतीजे, ये कतई नहीं दिखा रहे हैं कि पब्लिक आपको सम्मानजनक तरीके से बना रही है, गवर्नमेंट दे रही है, मैंडेट दे रही है। अभी तक हालांकि मैं कहूँगा कि ये रुझान है, ये नतीजे नहीं है, लेकिन फिर भी ये सम्मानजनक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ठेल ठेल के किसी तरह से आपको बहुमत के करीब पहुंचाया जा रहा है। जी, जो सवाल उठा है विनेबिलिटी क्या एकमात्र क्राइटेरिया है, उस पर मैं आपसे जवाब लूंगा। एक बहुत बड़ा मसला रहा श्रद्धा की महिला सुरक्षा। अब हम ये कहें कि साहब हमने 12 साल में फांसी का कानून बना दिया, फिर हम 12 साल में कानून बनाने के लिए सम्मान करें, फिर हम उस सम्मान को प्रोपोगेंडा करें। महिला सुरक्षा एकदम से डिफोकस हुआ, ये नजर आया आपको? ये और महिलाओं ने इस बार ज्यादा वोट किया है। महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया, शायद ये भी एक वजह होगी ललित, क्योंकि महिलाएं परेशान हो चुकी हैं, वो लड़कियां परेशान हो चुकी हैं जो कॉलेज जाती हैं, जो स्कूल जाती हैं। माँ बाप को पता ही नहीं कि उनकी लड़की सेफ आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि रोजाना हम जब बुलेटिन करते थे आए दिन एक रेप की खबर, आए दिन मंदसौर कांड हुआ, उससे पहले भी कई कांड ऐसे हो चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को पहला राज्य तो बना दिया कि 12 साल तक की बच्ची के साथ अगर गैंगरेप होता है तो फांसी का प्रावधान। लेकिन सवाल एक ये है ललित कि अब तक कितनों को फांसी दी गई, सजा तो आपने दिलवा दी, लेकिन फांसी कितनों को दी गई? उसके बाद सुरक्षा के लिए अभी भी आप क्या कर रहे हैं? वो सवाल जो का त्यों है। हालांकि तमाम बातें कही जाती हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, तो एक ये हो सकता है क्योंकि महिलाओं ने आगे बढ़कर वोट दिए हैं, तो क्या प्रवीण जी एक ये खास वजह हो सकती है कि महिलाओं में अंदर ही अंदर ये एक बात है कि नहीं भाई हमें सेफ्टी चाहिए? चलिए, ये मसला एक बहुत बड़ा है, इस पर तो सभी मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। और आलोक शर्मा साहब, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, तीनों राज्यों की तस्वीर आप देख रहे हैं, वैसे तो 5 राज्यों की देख रहे होंगे, 3 राज्यों पर थोड़ा ज्यादा फोकस है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। शॉर्ट में रिएक्शन हो जाए, फिर सवाल का सिलसिला शुरू करेंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि आज जिस तरह से तीनों राज्यों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, हिंदी हार्ड बेल्ट जो कोर बेल्ट थी बीजेपी की, वहां पर बीजेपी की जो आधार था वो पूरी तरह से आज दरका है। अभी फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए हैं, रुझान है, तो उस पर कहना कोई बहुत अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन आज जिस तरह से तीनों ही राज्यों में बीजेपी के तमाम विधायक हारे हैं, मंत्री हारे हैं, उससे पूरा ये आभास होता है कि जनता जो है बड़े चिंतन और मनन के साथ तमाम इश्यूज़ पर वोट डालती है।
बीजेपी जो नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाने के लिए प्रेजेंट करती है। अभी मेरे से पहले जो पूर्व वक्ता मैडम बोल रही थी वो सही बात है कि महिला सुरक्षा और किसानों के जो मुद्दे थे, बेरोजगारी का मुद्दा था, इन पर किसी का ध्यान नहीं है और उसी का नतीजा है कि महिलाओं ने, किसानों ने और युवाओं ने खास तौर पर बीजेपी को नकार दिया। जी, अभी आपको नहीं लग रहा आलोक जी नकारना शब्द बहुत जल्दबाजी हो जाएगी? नहीं, मैं नहीं समझता जल्दबाजी नहीं होगी। मैं शब्दों पर पूरा ध्यान दे रहा हूं अपने। जिस तरह से आज 50-50, 60-60 विधायकों की संख्या कम हो रही है हर विधानसभा में, तो उसमें कहीं नकारना कहीं पर भी गलत नहीं है। अभी सुपड़ा साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इतना अवश्य है कि जनता ने नकार दिया है और मोदी जी थोड़ी सी और रैली करते तो शायद हमारा काम और आसान हो जाता। जी, जैसा वो राहुल गांधी जी के लिए कहते हैं। खैर, मेरा सवाल मैं आपसे एक पूछना चाह रहा हूं, जल्दबाजी शब्द का आपने कहा कि शब्दों पे बहुत ध्यान है आपका, ये जल्दबाजी इतनी क्यों है? मध्य प्रदेश कांग्रेस भी ऐसा लग रहा है कि अब आला कमान से नहीं चल रही है, अब वो खुद से फैसले ले रही है। पोस्टर लग गए सीएम के, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, शुक्र है मंत्रिमंडल की लिस्ट नहीं निकली। देखिए, पोस्टर तो बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी जी, भोपाल में लगे हुए हैं, दोनों की तरफ से ही। आप वहां पर महाराणा एमपी सर्किल पे जाके देखिए, दोनों के लगे हुए हैं। कार्यकर्ता उत्साह में आकर पोस्टर लगाते हैं, उससे कुछ नहीं है। पोस्टर बीजेपी कई का तो दिन तय था पहले ना, शिवराज जी आज चेहरा का है कि जो रुझान आ रहे हैं उसमें पूरी तरह से हम कहाँ 50 सीट के आसपास थे और हम 2.5 गुना सीटें जीत कर आगे बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं में जोश है और जीत हमारी होगी तीनों राज्यों में। तो जोश में ऐसा हो रहा है कि थोड़ा बहुत अनुशासन चलता है, इधर उधर पटाखे वगैरह भी छूट रहे हैं। और मैं आऊंगा आलोक जी आपके पास। संजय श्रीवास्तव साहब बीजेपी नुमाइंदे, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम अवतार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके अलावा भगनानू नायक जी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए छत्तीसगढ़ से। तीनों मेहमान, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शॉर्ट में बातचीत होती रहेगी तो ज्यादा बातचीत होगी। अभी कांग्रेस के पास बहुत सारी बातें कहने के लिए हैं। सबसे पहले नायक साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बड़ी उम्मीद थी, चांदी की सड़क में देख नहीं पाऊंगा या देख पाऊंगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में हमारी पार्टी नहीं है और कम संसाधनों के बावजूद, हमारे पास सुविधाएं कम थी, उसके बावजूद 2 साल के अंदर में हमने एक पार्टी को एक नया मुकाम दिया हमने। और भारतीय जनता पार्टी हमारी प्रमुख चुनौती थी, जो एक माहौल बना। जोगी जी की सभाओं में जिस तरीके से एक जनसैलाब उमड़ा, जो भीड़ जो हमारे साथ, वो मोदी जी की सभाओं में भी नहीं थी और राहुल जी की सभाओं में नहीं थी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस हमारे ऊपर आरोप लगाती रही कि बीजेपी के हम बी टीम है। आज प्रदेश से जोगी जी कांग्रेस से निकले तो एक बड़ा चेहरा है उनका, तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो सिंबल था वो ग्रामीण अंचलों में नहीं पहुंच सका, वो वनांचलों में नहीं पहुंच पाया। उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। सिंबल मिलने पर तो आपने जलसा कर दिया था साहब, ऐसा लग रहा था जीत गए चुनाव। के हिसाब से नहीं, नई पार्टी के हिसाब से हम एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचेंगे, 2 अंक में हम पहुंचेंगे और हम जनता जनार्दन का धन्यवाद देते हैं। वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और अभी काफी समय बचा, हम एक अच्छे सम्मानजनक स्थिति में हम पहुंचेंगे। जी जी, चलिए कुछ और लोग भी हैं, लगातार फटाफट रिएक्शन लेते हैं। संजय श्रीवास्तव साहब, स्थिति खराब है, भांप नहीं पाए आप? नहीं, देखिए, अभी जैसा कि आपने स्वयं कहा, अभी चर्चा में जो मैं मध्य प्रदेश की चर्चा में सुन रहा था, मुझे लगता है कि जिस तरीके से गिनतियां हो रही हैं, अभी बहुत जल्दबाजी होगी अभी किसी परिणाम के अंतिम स्थिति पर पहुंचने के लिए। लेकिन इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि जितने राउंड्स में जो आप चीज़ें जो ट्रेंड दिखा रहे हैं उसमें हम काफ़ी पीछे दिखाई दे रहे हैं। इसको स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 15 वर्षों से जनता ने हमको 3 बार इस चुनावों के अंदर में हमको जनादेश दिया है। एक पार्टी की सरकार 15 वर्षों तक चलती है तो कहीं ना कहीं एक विश्वास तो है, एक विश्वास बीजेपी के ऊपर है, इसीलिए 3 बार उन्होंने हमको समर्थन दिया। हो सकता है कि कहीं कोई कमी रह गई हो, कहीं कुछ बहुत सारे ऐसी चीजें रहती जिस पर आने वाले समय के अंदर में चर्चा होगी, उन कारणों से भी बहुत सारे कारण बनते हैं। लेकिन मैं फिर से कह सकता हूं कि पिछली बार भी जब 2013 के अंदर में इस तरह के परिणाम थे, लगभग 2-3 बजे के आसपास, जब कांग्रेस को ये लग रहा था कि हम जीत रहे हैं और तमाम प्रकार के विषय, अंतिम मतगणना में सब चीजों का उलटफेर हुआ था। मुझे मालूम कि इस बार चुनाव आयोग बहुत धीमी गति से एक चीजों को कंप्लीट राउंड के बाद, वो 12 बजे का वक्त था शायद, सबने आतिशबाजी निकाल ली थी, पटाखे भी फोड़ दिए थे। जी जी, संजय जी, मैं रोकना चाह रहा हूं आपको। प्रवीण जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और प्रवीण जी भी अपना सवाल तमाम मेहमानों से करेंगे। शिव अनुराग पटेरिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, आपने कहा एक अंडर करंट है, उसे पहचाना नहीं गया, उस अंडर करंट को महसूस नहीं किया गया। प्रवीण जी ने ये लिखा था 3 दिन पहले कि आमतौर पे जब शिवराज एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत शॉर्ट में सवाल जवाब देकर वो निकल जाते हैं, लेकिन इस बार भाव भंगिमा अलग थी। अब अपने यहाँ तो मीडिया में सबसे ज्यादा एलन पीस पाए जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अंडर करंट भांपने में कहीं गलती हुई है
या अभी सिचुएशन एकदम बदल सकती है? सर, मुझे लगता है अंडर करंट था, है और दिखाई देगा आपको। वास्तव में जो सत्ता में कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसके जो सलाहकार होते हैं, उसके जो सहायक होते हैं, सिर्फ वही बातें बताते हैं जो प्रिय होती हैं। अगर एक बेहतर शासक होता है जो अप्रिय चीज़ों को सबसे पहले देखे, उन चीज़ों को सबसे पहले देखे जो आपके खिलाफ जाती हुई दिखाई देती हैं। दरअसल एक वक्त होता है, पहली जब बार आप सत्ता में होते हैं तो आप सीधे देखते हैं, फिर आपकी आंखें यहाँ आती हैं, और उसके बाद तब तीसरी बार होती तो आपकी यहाँ आंखें ऊपर की तरफ चली जाती हैं। ये बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बसपा हो, सबके साथ एक ही चीज़ लागू होती है। दरअसल एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी को आपको देखना चाहिए, परखना चाहिए। अगर आप उसको परख लेते हैं तो करेक्टिव मेजर्स दिया करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए थे। दरअसल अगर 10 लोगों को एक साथ प्रोजेक्ट किया जाता, एक आशीर्वाद यात्रा की जगह 10 संभागों से 10 यात्राएं निकलती, तो उसका कुछ और अलग फर्क पड़ता। कांग्रेस और बीजेपी में बड़ा फर्क है। कांग्रेस में हर विधायक अपना मंत्री और मंत्री होता है, तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी डिसेंट्रलाइज हुआ करती है। मध्य प्रदेश में भाजपा का एकमात्र चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उसके कारण से सारा जो रिफ्लेक्शन है वो बीजेपी के ऊपर हुआ या शिवराज सिंह चौहान के ऊपर हुआ। तब भी उनको बधाई दी जा सकती है कि उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी स्थिति को मेंटेन किया है, अपने आप को प्रिजर्व किया है, और अगर वो रिटेन भी करते हैं इतनी 100 से ज़्यादा सीटें, तो मुझे लगता है कि थर्ड टाइम एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी भाजपा का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। चलिए मैं प्रवीण जी के पास जाऊंगा। राजा पटेरिया साहब भी हैं, तिवारी जी भी लगातार बने हुए हैं इस सवाल के साथ कि आप और भी सवाल पूछ सकते हैं। पटेरिया साहब ने कहा है कि सारे अंडे एक टोकरी में रख दिए। एक दूसरा की ये नजर आया कि जितनी नाराजगी शिव से नहीं, उतनी नाराजगी शिव के गणों से थी, ये भापा नहीं गया। बिल्कुल सही बात है। और पटेल साहब जो आप बात कर रहे थे, मैं भी, ललित ने सवाल उठाया, मैं भी आपसे जरूर करने वाला था। यदि ये नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी थी तो नेचुरल की तरह रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। 106 सीट तक यदि हम अभी रुझान दिखा रहे हैं तो वो नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी छत्तीसगढ़ में दिख रही क्लियर, जहां क्लीन स्वीप कर रही है कांग्रेस, यहाँ फाइट में है। इसका मतलब है कि जीवित तो अभी भी हैं शिवराज भी और उनके मुद्दे भी लोगों के बीच। दूसरी बात जो है वो ये है कि आपको क्या लगता है कि मोदी और अमित शाह की जो रैलियां हुई उसमें पहले तो उन्होंने तय किया कि वो पार्टी के लिए बात करेंगे और उनका संगठन चुनाव लड़ेगा, व्यक्ति नहीं। अगर आपको याद हो पहली रैली में उन्होंने कहा था, और उसके बाद वो लगातार मैक्सिमम प्रोग्रेस पे चले गए, मामा पे चले गए, और महिमा मंडन जो हुआ वो शिवराज जी का हुआ। तो जो सारे अंडे एक टोकरी की बात आप कर रहे थे, तो ये भी तो अब शीर्ष के नेताओं ने भी तो किया यही। तो यस और अपयस दोनों आपको नहीं लगता कि इनके ही खाते में गया शिवराज जी के? और राजस्थान की सबसे बड़ी खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के मुख्यमंत्रियों पर भरोसा किया। वहाँ के मुख्यमंत्रियों के रिकमेंडेशंस पे सारे टिकट दिए गए, क्योंकि वो एक चीज़ लीडरशिप अच्छी तरह से भाप गया था कि अगर इन तीनों राज्यों में एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, अगर मोदी को आप सामने रखते एकदम से या अमित शाह को एकदम सामने रखते और अपनी पसंद के वो प्रत्याशी देते और तब नतीजे उलट जाते, तो इसका सारा रिफ्लेक्शन नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे होता। आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ अगर आते हैं, अभी मिडवे में सारी चीज़ें हैं, तो वो कोई ब्लेम गेम नहीं हो सकता है, क्योंकि बड़ा साफ तरीके से कहा जाएगा कि आपको फ्री हैंड दिया गया, आपके पसंद के प्रत्याशी दिए गए, आप मेजर कैंपेनर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की तुलना में 4 सभाएं आने ली हैं, कुल मिला के 10 सभाएं ली हैं। तो मुझे लगता है ये लीडरशिप का एक गेम था, एक सेफ गेम था कि जीते तो नरेंद्र मोदी और हारे तो शिवराज। राजा पटेरिया साहब से जरूर मैं एक सवाल करना चाहूंगा। पटेरिया साहब बहुत सीनियर लीडर भी हैं आप कांग्रेस के, आपने क्रेडिट जरूर कमलनाथ और सिंधिया को दे रहे हैं। आपका वो राजा जो पूरे गांव-गांव घूम के बुंदेलखंड से ही उनने शुरुआत की थी राम राजा के दरबार से यात्रा निकालने की और लोगों को एकजुट किया, वो कहीं किनारे क्यों हो जा रहे हैं दिग्विजय सिंह? ये लोगों के देखने का भ्रम है। इस समूचे जनयुद्ध में यदि बारीकी से देखा जाए तो दिग्विजय सिंह जी कृष्ण की भूमिका में नजर आएंगे आपको। अच्छा। वहीं दूसरी ओर कमलनाथ जी जो हैं वो युधिष्ठिर की भूमिका में हैं। अर्जुन हेलो, युद्ध तो अर्जुन नहीं जिताया था, ये सब तो बाकी सारे हीरो थे। आप सिंधिया रुक जाइए। अर्जुन की भूमिका का निर्वहन
माननीय सिंधिया जी कर रहे हैं। आप बारीकी से देखें, यदि दिग्विजय सिंह जी की नर्मदा पदयात्रा से सारी चीज़ को जोड़ें, आप माहौल वहाँ से बनाना शुरू किया और गांव-गांव, गली-गली, चप्पे-चप्पे जा कर के जो कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में किया, क्योंकि कांग्रेस मास ओरिएंटेड पार्टी है, ना कि कैडर ओरिएंटेड पार्टी है। और जितने सुंदर तरीके से दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ जी में, सिंधिया जी में, अजय सिंह जी में, माननीय पचौरी जी में, अरुण यादव जी में और जमीनी स्तर के गांव स्तर तक के कार्यकर्ता को समन्वित करके और जो सुंदर तरीके से बड़ी बारीकी से जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसका महत्वपूर्ण श्रेय इन सारे लोगों के दृष्टिकोण से एक साथ जी पूरी कंपनी को जाता है। जी जी, ये बात सही है। वो जो किनारे वाली बात कर रहा है, कटआउट वगैरह भी लगा देना चाहिए। हर आदमी की भूमिका अलग होती है। बड़े आयोजन में कटआउट भी अब माननीय कमलनाथ जी का देखिए आप, कमलनाथ जी पटेरिया साहब आपके पास आएंगे। आलोक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। हर कार्यकर्ता, छोटा जमीनी कार्यकर्ता से लेकर आसमानी कार्यकर्ता तक किया। आलोक जी, ये अभी हमारे साथ एक और जिस तरह से कांग्रेस पटेरिया साहब, राजा पटेरिया साहब, आलोक जी मैं ये क्या सही है, ये कह रहे हैं कि कृष्ण के रोल में सिंधिया है अभी तक, और माफ कीजिए अर्जुन के रोल में सिंधिया, ये कह रहे हैं कृष्ण थे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ है युधिष्ठिर के खाते बहुत ज्यादा यश, पूरे हम अगर पौराणिक महाभारत को पढ़ें तो बहुत ज्यादा यश उनके खाते में था नहीं। तो ये तय हो गया क्या कि अब सिंधिया जी ही कमान संभालेंगे, रथ की जो वलगाएं हैं वो सिंधिया जी के हाथ में ही होंगी? देखिए, मैं समझता हूँ पहले भी सिंधिया जी से स्वयं अभी 1 घंटे पहले पत्रकार महोदय ने पूछा कि कौन संभालेगा, तो उन्होंने स्वयं कहा कि समय आने पर विधायक दल के नेता और कांग्रेस हाईकमान तय करेगा। तो अभी ये प्रश्न जो है भविष्य के गर्भ का प्रश्न है। विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा, विधायक तय करेंगे, मुख्यमंत्री उसी को बनाया जाएगा, हाईकमान भी अपनी पैनी नजर रखेगा और जो सामूहिक निर्णय होगा वो लिया जाएगा। नहीं, दरअसल सवाल इस वजह से भी बना कि राजा पटेरिया साहब, आप वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि सभी ने कमान संभाली है, अर्जुन की भूमिका में सिंधिया थे और दिग्विजय कृष्ण थे, इस वजह से ये सवाल उठा है। आपका ही जो बॉडी है MPPCC, अगर वो ये कहे तो ये कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, दिल्ली कुछ बोल रही है, भोपाल कुछ बोल रहा है, फिर कैसे एकमत होंगे? परंपरा नहीं रही है। पटेरिया जी जो है मेरे बड़े भाई की तरह हैं, लेकिन हम कृष्ण भगवान से किसी की तुलना करें ठीक नहीं है। हाँ। आज विधायक जीत कर आए हैं, ये जीत जो है वो मध्य प्रदेश की जनता की है। मध्य प्रदेश की जनता पर की जो भी उम्मीदें हैं उस पर हमें खरा आलोक जी, मैं सुन नहीं पाया, परंपरा का आपने जिक्र किया, कृपया एक बार फिर से बोलेंगे, परंपरा की आपने बात की। देखिए, मैंने कहा कि जिस तरह से तुलना करने की परंपरा और वो है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों में ज़्यादा रही हैं। पटेरिया साहब मेरे बड़े भाई हैं, कृष्ण भगवान से किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। हाँ, उनको जिस तरह से प्रतीकात्मक कहा जा सकता है, तुलना करना गलत होगा। जहाँ तक बात आज जीत की है, आज के कृष्ण भी, राम भी, विष्णु भी जनता है मध्य प्रदेश की जनता ने जो फैसला लिया है वो शिरोधार्य है। जो हमने वायदे किए हैं वो सामूहिक तौर पर आज लड़ाई लड़ी गई और सामूहिक तौर पर ही जनता के वायदों को पूरा किया जाएगा। ये कांग्रेस का और मध्य प्रदेश की जनता को वादा है। मालू साहब, कौन कौरवों में आपके यहाँ श्रेष्ठ है? यदि मान लीजिए कृष्ण वहाँ है तो आपके यहाँ कौरवों में किसकी क्या भूमिका पाते हो आप? दुर्योधन कौन, आपके यहाँ धृतराष्ट्र कौन? देखिए, ये आपका आकलन हो सकता है कि हम कौरव हैं, उनके सवाल को टॉस कर रहा हूं, उनके सवाल को टॉस नहीं करना। इनका सवाल ये तो कहेंगे कृष्ण हैं। हमने यह पूरी जो राजनीति है वो हमने धर्म युद्ध के आधार पर लड़ी। हमने जनता का कल्याण के लिए भी हमने न्याय का सहारा लिया, इसलिए असली लड़ाई जनता की तो हम लड़ रहे हैं। ये ठीक है, नतीजे ऊपर नीचे कुछ होते हैं, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं, अंतिम परिणाम अभी आना बाकी है। सरकार हमारी बनेगी, हम आश्वस्त हैं। हम, मुझे लगता है ललित, हमें एक बार इलाके वार जरूर एक जिक्र करना चाहिए। हम स्क्रीन पे लगातार दिखा भी रहे हैं कि महाकौशल में कहाँ कांग्रेस थी, अभी कहाँ है, बिंद में कहाँ कांग्रेस थी, अभी कहाँ। बुंदेलखंड से राजा पटेरिया साहब खुद आते हैं, बुंदेलखंड में 6 सीटें थी, अभी ये बता रहा है कि बढ़ के शायद 12 हो जाए। लेकिन ज्यादा जो बढ़ता हुआ दिख रहा है वो मालवा निमाड़ दिख रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मालवा जीतो और मध्य प्रदेश जीतो। पौराणिक काल से ये बात कही जा रही है कि मालवा जीतो और मध्य प्रदेश जीतो। तो मालवा इतना ज्यादा बढ़ने, शिवनराज पटेरिया साहब आपसे जरूर समझना चाहूंगा कि हम अगर MP को 5 हिस्से में, 6 हिस्से में बांट के देखते हैं और उन 6 हिस्सों में यदि मान लीजिए कांग्रेस
गेन कर रही है, तो क्या वजह मानी जाए कि पब्लिक ने मन बना लिया था कि हटाना ही है बीजेपी? प्रवीण जी, वास्तव में इसको कई बार मैं आपसे बात करते हुए कह चुका हूँ, थ्योरी ऑफ चेंज। लगातार आप एक कपड़ा नहीं पहन सकते, लगातार एक मोबाइल अपने हाथ में नहीं रख सकते हैं, टीवी का स्क्रीन एक जैसा नहीं रख सकते हैं। लोगों के मन में हमेशा एक परिवर्तन की आकांक्षा हुआ करती है। एक जमाने बहुत सुंदर पत्रिकाएं हुआ करती थी, इलस्ट्रेटेड वीकली, हिंदुस्तान, धर्मयोग, और वो सब धीरे धीरे तिरोहित हो गई। काल चक्र कई चीज़ों को आपको पीछे ले जाता है। मुझे लगता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आप बहुत अच्छा करते हैं, उसके बावजूद भी अच्छा करने की संभावनाएं। एक सवाल जरूर पूछूंगा, फिर हम अगले उसके लिए जाएंगे कि संघ की प्रयोगशाला है मालवा। संघ का ये कहा गया था कि जैसे ही संघ को मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने लिखा कि हम शासकीय दफ्तरों से संघ का जो इस्तेमाल है वो रोक देंगे, शाखा नहीं लगने देंगे, उसके बाद कहा गया संघ चार्ज हो गया। तो संघ अगर चार्ज होकर 105 सीटें ला रहा है तो इससे बेहतर है कि डिस्चार्ज ही पड़ा रहता हो। प्रवीण जी, वास्तव में जब आप जीत जाते हैं तो आपके 100 माई बाप हो जाते हैं, और जब पराजित होते हैं तो एक माई बाप नहीं होता है। दोनों दलों में से कोई भी पराजित होगा तो उसकी पराजय कोई स्वीकार करने नहीं आएगा, उसकी पराजय का ठीकरा फोड़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है संघ के बारे में जब जीतते हैं तो हमेशा संघ की बात कही जाती है। जो बात मैं मोदी जी के बारे में कही थी, मध्य प्रदेश में एक नारा भी दिया गया था, एक बात हम जुमलों के तौर पर कहा करते थे कि जीते तो संघ और हारे तो शिवराज, नरेंद्र मोदी की तुलना में। दरअसल ये प्रयोगशाला है, सारी शालाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है पिछले 15 सालों में संघ का एक बड़ा दखल बड़ा है सरकार में, प्रशासन में, और उसको लेकर भी जो अदर देन द पीपल हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो थोड़े दुखी हैं, परेशान हैं। और मुझे लगता है संघ को जितना चार्ज होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। हर चुनाव में संघ के प्रचारक कम से कम हमारे घरों पे आया करते थे, इस बार वो मुझे नहीं दिखे हैं। और अगर कोई दिखा है तो 2003 से 2018 के बीच जो बीजेपी में नए लोग आए हैं वो उत्साहित थे, वो भाजपा उत्साहित नहीं थी। जो जनसंघ से लेके 2000 तक और 2000 से लेके 2003 तक की जनसंघ थी या भाजपा थी, वो चुप बैठी थी, और सिर्फ नए लोग जो सत्ता के साथ आते हैं वो सामने दिख रहे थे। हाँ, वो एक खामोशी कई बार खली भी। लगातार छत्तीसगढ़ से भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय श्रीवास्तव साहब हैं, राम अवतार तिवारी जी हैं, नायक साहब हैं। जी मैं तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि ये तय था कि जी थोड़ा सा ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये तय था कि एक मैजिक फिगर छू लिया कांग्रेस ने। रुझानों में कांग्रेस को बहुमत, ये पहले बता दें मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं 116 103, लेकिन इससे पहले भी ये हुआ है, क्योंकि रियल टाइम अपडेट सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखाता है। तो इससे पहले भी आंकड़े ऊपर नीचे आए हैं, पर इस पर लगातार नजर बनी हुई है कांग्रेस बीजेपी के बीच। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर, नतीजा भी सबसे पहले हम ही आपको बताएंगे, और अदर्स को आप देखते जाइए किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। क्या कांग्रेस एक विकल्प नहीं बन पाई? लोगों ने दूसरों पर ज्यादा भरोसा जता लिया। संगीता जी से इस सवाल के साथ आएंगे, लेकिन तिवारी जी मैं आपके पास पहले आना चाह रहा हूं। छत्तीसगढ़ में इस तरीके की स्थिति बन जाएगी, ऊपर नीचे सीट होने की बात थी, पर इस तरीके की स्थिति बन जाएगी, ये मीडिया जगत भी भांप नहीं पाया। जी राम अवतार जी। परिवर्तन आया है वो आश्चर्यजनक है। जिस अनुसार से यहाँ पर भाजपा ने टिकट वितरण किया, हाँ, मंत्री जिनके खिलाफ नाराजगी थी उनकी टिकट नहीं काटी गई। कार्यकर्ता जो उपेक्षित महसूस कर रहे थे, लगातार कुछ लोगों की एक टीम बनी गई थी जो लाभ लेते रहे, जो पावरफुल रहे, बाकी कार्यकर्ता उपेक्षित थे। दूसरी तरफ जो जोगी जी ने जो मुद्दे उठाए स्थानीयवाद के, स्थानीय लोगों को जिस अनुसार से मुद्दे उठाए, किसानों के मुद्दे उठाए, बेरोजगारों के मुद्दे उठाए, युवकों के मुद्दे उठाए, वो मुद्दे काफी प्रभावशाली नजर आए हैं। और एक पहली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को इतना जनादेश 1990 के बाद मिला है। एक तरह से ये कहा जा रहा है, अच्छा, जो कथित तौर पर बी टीम थी भाजपा की छत्तीसगढ़ में, सफाया हो गया था। मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं, उसी तरह जो कथित बी टीम थी वो दरअसल नुकसान किसको पहुंचा रही है? तिवारी साहब, जोगी जी की बात कर रहा हूं। जोगी जी तो नुकसान पहुंचाएंगे कांग्रेस को, ऐसा लग रहा था, परंतु जो जनता ने जनादेश दिया है वो सीधे कांग्रेस को जनादेश दिया है। वो भाजपा
की स्थितियां इतनी ज्यादा खराब है कि इसका आकलन भाजपा नेताओं को भी नहीं था। उनको लगा था 30-32 सीटें आ जाएंगी। जोगी जी और शायद यही था कि आखिरी वक्त में बहुत सारे नेता दर्शन शास्त्र में तब्दील हो गए थे, लगातार जीत रही है। यही वजह थी कि दर्शन शास्त्री फिलॉसफर हुए जा रहे थे। मैं रोकने चाह रहा हूं, सबका रिएक्शन ले लेंगे। संजय श्रीवास्तव साहब लगातार बने हुए हैं। संजय श्रीवास्तव साहब, बात वहीं आ जाती है, फिर वहीं पर आ जाती है जब हमने टिकट वितरण किया। आप धमतरी को 1400 करोड़ रुपए देंगे और उसमें से 1300 करोड़ रुपए अगर कुरूद वाला ले जाएगा तो धमतरी तो नाराज रहेगी। मैं रिजल्ट पे नहीं जा रहा हूं, रिएक्शन पूछ रहा हूं। श्रीवास्तव साहब जी 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 ठीक कहा आपने, कुरूद का रिजल्ट तो पॉजिटिव दिख रहा है जी। और देखिए बहुत सारे फैक्टर्स, जब इस तरह के समीकरण आते हैं, इस तरह के परिणाम आते हैं तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं और यदि परिणाम अपेक्षानुरूप आते हैं तो इसके फायदे हमको दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है कि विषय ये नहीं रहता। देखिए प्रदेश में हमने 15 वर्षों से हम सरकार में हैं और 15 वर्षों से हमने विकास के काम को तो किया है। आज के समय में, आज की परिस्थितियों में यदि देश के हम राजनीतिक परिस्थितियों को देखें, आज नहीं 25-30 वर्षों तक पहले तक भी हम यदि देखें तो लगातार सरकारें, लगातार जनादेश प्राप्त करके सरकारें रहती हैं। कहीं ना कहीं 15 वर्षों के बाद एक इंडिपेंडेंसी का विषय तो आता है, निश्चित तौर पर आता है, तो उसका एक नुकसान सत्ता पक्ष को तो भुगतना पड़ता है। उससे हम किस तरीके से रिफेम करके हम आगे बढ़ें, ये सब देखने की आवश्यकता पड़ती है। और आज यदि टिकटों की बात है या मैनिफेस्टो की परिणाम भुगतना और साफ हो जाना, आप तो शब्दों के जानकार हैं। परिणाम भुगतना और साफ हो जाना, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे प्लीज। नहीं देखिए, परिणाम भुगतने और साफ होने की बात नहीं है। अभी हमने 2014 में भी देखा था, कांग्रेस भी 44 सीटों पर आ गई थी। हाँ, ये जरूर है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि देखिए अभी इतनी अपेक्षा हमको नहीं थी कि हम इतना पीछे हो जाएंगे। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं, देखिए ये जो फिगर्स आ रहे हैं, ये फिगर्स सुधरेंगे, क्योंकि अभी मैं नीचे आपकी उसमें पट्टी में देख रहा था कि चौथे राउंड कहीं 5वें राउंड की जानकारी आ रही है। लगभग 17 से 18 राउंड छत्तीसगढ़ के अंदर में सभी टेबलों के अंदर में आना है। तो हमें विश्वास है कि अब पराजय जय पराजय होता है, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी कम सीटें हमें आएंगी। शायद मुझे लगता है कि 5-6 बजे शाम को जब बैठेंगे तो ये आकलन अलग दिखाई देगा और हम बेहतर स्थिति में दिखाई देंगे। चलिए, ये बेहतर है कि दिल्ली जैसा परिणाम दिल्ली के बारे में ना याद दिलाना पड़े, ये भी अच्छी बात है। और प्रवीण जी, मकरंद लगातार पीसीसी में बने हुए हैं। मकरंद, क्या सूरत हाल पीसीसी में? हमारी सूचना ये कमलनाथ पहुंच गए हैं वहां पर और आंकड़ा भी 115 पहुंच गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, तमाम बड़े नेता जो है वो इस समय पीसीसी में मौजूद हैं। तीसरे फ्लोर पर है और वहां पर मंथन चल रहा है, परिणामों पर नजर बनाए रखे हैं। लेकिन नीचे कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। कार्यकर्ता तमाम इकट्ठा है और यहाँ पर अलग अलग अपने अपने नेताओं की नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कहाँ से आए हैं और किस तरह की आपको लग रहा है कि जीत होगी आपकी? देखिए, जिस तरीके से शुरुआती रुझान आना शुरू हुए हैं, ये जीत कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये मध्य प्रदेश की महिलाओं की जीत है, ये छात्रों की जीत है, ये मध्य प्रदेश के युवाओं की जीत है। जिस तरीके से भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश के युवाओं का शोषण किया है, ये एनएसयूआई के तमाम लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये सारे के सारे उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे शोरगुल में अरुण यादव, अजय सिंह, ये कहाँ है जिनके लिए कहा जाता था कि हो सकता है कि जब इन बड़े बड़े नामों के बीच विवाद हो तो लॉटरी इनकी भी लग सकती है। ये इनकी क्या खबरें हैं? अरुण यादव का तो चलिए हम देख रहे हैं, अजय सिंह, ये सब अभी पहुंचना शुरू हुआ पीसीसी के नहीं? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में तमाम बड़े नेताओं के समर्थक जरूर पहुंचे हुए हैं, लेकिन बड़े नेता जो हैं, जैसे हमने बात की अरुण यादव की, हम बात कर रहे हैं अजय सिंह की, ये तमाम नेता जो हैं ये अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो समर्थक है उनका कहना यह है कि आखिरी वक्त तक वो जीत सकते हैं, ये उम्मीद लेकर के वो चल रहे हैं। और केवल एक साइड नहीं, हम दूसरी साइड भी आपको दिखाना चाह रहे हैं। एक और तो तमाम युवा नेता हम देख रहे थे कि पहुंचे हुए हैं, अब पीसीसी का दूसरा हिस्सा हम आ गए हैं। क्या लग रहा है, क्या लग रही है स्थिति आपको? अब क्या स्थिति लग रही है? निश्चित ही हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर। बड़े नेता कई सारे पीछे चल रहे हैं, अरुण यादव और अजय सिंह जैसे, क्या लग रहा है? मंत्री भी बहुत सारे पीछे चल रहे हैं। बीजेपी सरकार में जो मंत्री थे वो सवाल पर सवाल की परंपरा कब से सीधे पूछेगा, कोई कमी नहीं है। सरकार बनाएंगे है कि हमारे अगर 2 मारे जा रहे हैं तो उनके भी 5 खेत रहे, कोई इसमें बहुत नुकसान नहीं है। जी जी, चलिए, एक बड़ा अच्छा कमेंट आया कि अगर हमारे 2 मारे जा रहे हैं तो उनके भी 5 शहीद हो रहे हैं। अब शहीद मान लीजिए या कुछ और मान लीजिए। मकरंद, आपके पास आएंगे, ये सभी न्यूज़ 18 का आनंद लेते रहे नतीजों को देखते हुए। और एक बार संगीता जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बहुत देर से ये सवाल बाकी था
मैं फिर सबसे पहले अब एक घोषणा पत्र पे आऊंगा। दूसरा कि जल्दबाजी को लेकर अगर आप शॉर्ट में कुछ बोलना चाहें, कोऑर्डिनेशन आपने देखा ही है, आलोक शर्मा साहब कुछ कह रहे हैं, राजा पटेरिया साहब कुछ कह रहे हैं, इतना पुअर कोऑर्डिनेशन कांग्रेस में। देखिए, ये सबके अपने अपने मत होते हैं, परंतु मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अलग अलग मत सबके निकल कर सामने आ रहे हैं, तो वो उनका अपना अनुमान लगाकर बात कर रहे हैं और कांग्रेस के अन्य नेता अपना अलग अनुमान लगा रहे हैं। और अभी तो जो रुझान आ रहे हैं, हमको उस पर चर्चा करना चाहिए कि किस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं और उन रुझानों से लेकर जो कांग्रेस उत्साहित है, भाजपा उत्साहित है, अलग अलग दल उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। परंतु अभी धीरे धीरे जैसे 3 राउंड 4 राउंड हो गए हैं, तो और भी राउंड अभी जैसे जैसे क्लियर होंगे, तो हमें ये विश्वास है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। हम ये भी विश्वास जता रहे हैं। जी, मैं बहुत शॉर्ट में डॉक्टर साहब आपका रिएक्शन चाहूंगा। अभी एक ब्रेकिंग भी चली है कि आर्य साहब कह रहे हैं कि मैं 3 राउंड में आ रहा हूं, चौथे में भी हार जाऊंगा। देखिए, आर्य साहब का कथन होगा क्योंकि उन्होंने वहाँ की स्थितियाँ देखी होंगी, लेकिन कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के करीब है। और अभी तो 5-6 राउंड हुए हैं, अभी काफ़ी कई जगह 22-23 राउंड हैं, कई जगह 19 राउंड हैं, तो बाकी अभी काफ़ी कुछ। और जहाँ तक परिणामों का सवाल है, ये अब कई मंत्री पीछे हैं या कोई, तो कांग्रेस के भी कार्यकारी अध्यक्ष चारों पीछे चल रहे हैं। तो ये जनता है, जनता कब क्या कर दे कुछ भरोसा नहीं, जनता कब क्या कुछ कर दे। आलोक शर्मा साहब, बहुत शॉर्ट वक्त के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं, आप भी बहुत व्यस्त हैं, आज व्यस्तता का दिन है इन 3 राज्यों के हिसाब से। 2 राज्यों के ऊपर मैं बोलना चाह रहा हूं कि मिजोरम और तेलंगाना, बड़ी उम्मीद थी, आपने हाथ वगैरह भी मिलाए, दोनों जगह स्थितियां ठीक नहीं है सर। देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं कोई बात वो नहीं है ललित जी कि मिजोरम में भी और जिस तरह के तेलंगाना में भी नतीजे आ रहे हैं, वो परिणाम हमारे जो उम्मीद थी उसके अनुरूप नहीं है। जहाँ तक पटेरिया जी की और मेरी, आपने कहा कि यहाँ पर तारतम्यता, फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ भगवान को कभी भी राजनीति में लाकर घसीटना वो बहुत अच्छी बात नहीं है। आप प्रतीकात्मक कोई शब्दावली का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज अगर कोई भी जीत है वो मध्य प्रदेश की जनता की है, लेकिन ये जो रिजल्ट तीनों हिंदी बेल्ट से आ रहे हैं, इससे पूरा क्लियर हो रहा है कि मोदी जी का जो जलवा था वो खत्म है और डिलीवरी के नाम पर बीजेपी। ये बहुत अच्छी बात आपने बार बार आप इसका जिक्र कर रहे हैं, भगवानों का आपने जिक्र कर दिया। भगवान वैसे भी किसी का कॉपीराइट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक शर्मा साहब हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन जहां जो भगवान की बात आती है, ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ वही माना जा रहा है। भगवान एक ही पार्टी अपने नेताओं को बता रही है। आजकल तो भगवान बताने का चलन है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पता नहीं किस किस को आपकी पार्टी ने भगवान बना दिया। अब उतना डाटा अगर निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बहरहाल धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। पुनीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और कुछ और अपडेट्स के लिए, कुछ और नई जो चेंजेस हो रहे हैं इस पूरे रुझान में,